Hi everyone, welcome back to my channel, and now we are going to continue with our Jammu and Kashmir topic of chapter regional aspirations, and we are going to see कि कैसे 74 में जब इंदिरा गांधी के साथ जो है शेख अब्दुल्ला का एग्रीमेंट होता है, चीज़ों को रिवाइवल मिलता है, डेमोक्रेसी फिर से आती है। पर 82 के अंदर फिर से सिचुएशन जो है वो ख़राब होने लगती है क्योंकि फारूक अब्दुल्ला को डिसमिस कर दिया जाता है। 86 के अंदर डिसीजन आता है कि कैसे नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है वो अलायंस बना लेगी विद कांग्रेस और फिर रूल करेगी, क्योंकि आने वाले इलेक्शंस जो हैं 87 के अंदर वो आने वाले थे, तो एक डिक्लेरेशन होती है कि अलायंस बना के हम जो है इलेक्शंस में लड़ने वाले हैं। तो अभी जो फोर्थ टॉपिक है दैट इज इंसर्जेंसी एंड आफ्टर। इंसर्जेंसी का मतलब होता है जब भी कोई रिवोल्ट जैसा सिचुएशन क्रिएट हो जाता है, राइट। तो अब हम समझेंगे कि कैसे ये डेमोक्रेसी को थ्रेट जो बार 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 आ रहा था इसके अंदर, जम्मू एंड कश्मीर के अंदर, उसकी वजह से कैसे इंसर्जेंसी वाली सिचुएशन जो है वो क्रिएट हो जाएगी, राइट। अब 87 के अंदर असेंबली इलेक्शंस होते हैं और फारूक अब्दुल्ला जो हैं वो सीएम बनते हैं और वही पार्टी जीतेगी जिसकी अलायंस हमने बात की थी, नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस की जो अलायंस बनाई गई है। अलायंस मतलब गठबंधन, जिसके अंदर एक से ज्यादा पार्टीज मिलकर जो है सरकार की स्थापना करती हैं, राइट। अब होगा क्या कि ज्यादातर लोग को लगा कि ये जो इलेक्शंस थे, दीज इलेक्शंस आर नॉट रिफ्लेक्टिंग द पॉपुलर चॉइस, कि जो ऐसे होता है ना कि एक वेव होती है कि जैसा अभी एनवायरनमेंट बना हुआ है कांग्रेस के खिलाफ, या मतलब जो अनडेमोक्रेटिक फोर्सेस जो कुछ उन्हें एलिमेंट्स लग रहे थे कि ये गलत चल रहा है, तो उस तरीके का जो एनवायरनमेंट था वो सपोर्ट ही नहीं कर रहा था कांग्रेस सेंट्रल गवर्नमेंट को। पर सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो जीत जाती है। तो कहा गया कि जो 87 का इलेक्शन था जम्मू एंड कश्मीर के अंदर, दैट वाज रिग्ड, दैट वाज फुल ऑफ करप्शन, राइट। सो 87 के अंदर ऐसा होता है, तो पीपल वर वेरी सैड कि 1980 से ही बहुत ज़्यादा, शुरू से ही बहुत ज़्यादा इनएफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेशन चल रही थी जम्मू एंड कश्मीर के अंदर, और 87 के अंदर एक ऐसा डिसीजन फिर से आ जाता है। तो लोगों को लग रहा था कि सेंटर इज अंडरमाइनिंग द डेमोक्रेसी इन जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है। सेंटर की वजह से जो जम्मू एंड कश्मीर की ऑटोनॉमी है वो खतरे में है, ठीक है। तो इसकी वजह से क्या हुआ, देयर वाज अ पॉलिटिकल क्राइसिस विच लेड टू द राइज ऑफ इंसर्जेंसी, यानी कि रिवोल्ट जैसी स्थिति जो है वो क्रिएट हो जाती है, पॉलिटिकल क्राइसिस आ जाता है जम्मू एंड कश्मीर के अंदर। अब आप देखेंगे कि 2 साल बाद ही इलेक्शन के 1989 के अंदर, 89 के अंदर क्या होता है, क्योंकि मैंने आपको बताया चैप्टर की थीम ही 1980s की है, तो 89 के अंदर क्या होगा कि यहाँ पर एक मिलिटेंट मूवमेंट जो है वो शुरू हो जाएगी, जिसके अंदर लोग डिमांड करना शुरू करेंगे ऑफ सेपरेट कश्मीरी नेशन, राइट। तो एक अलग कश्मीरी कंट्री की डिमांड जो है वो शुरू हो रही है विद द यूज ऑफ मिलिटेंसी, राइट। हथियार जो हैं वो यूज किए जा रहे हैं अपनी डिमांड को सामने रखने के लिए, राइट। अब क्योंकि आपको पता है कि पाकिस्तान वांट्स द सेम, कि जो कश्मीर है वो इंडिया से अलग हो जाए, है ना। तो पाकिस्तान जो है वो दैट कंट्री वाज प्रोवाइडिंग मॉरल, यानी कि जैसे मॉरल सपोर्ट क्या होता है कि यू आर एनकरेजिंग दैट मिलिटेंट मूवमेंट, मटेरियल सपोर्ट, फाइनेंशियल सपोर्ट, मिलिट्री सपोर्ट, है ना। ये सारी सपोर्ट जो है पाकिस्तान द्वारा प्रोवाइड किए जा रहे थे। अब होता क्या है, 89 की ये जो सिचुएशन जो है वो इतनी एक्सेलरेट होने लगी कि यहाँ पर जम्मू कश्मीर के अंदर प्रेसिडेंट्स रूल जो है वो लगा दिया गया। प्रेसिडेंट रूल के अंदर क्या होगा कि जो स्टेट की सरकार है वो कुछ भी नहीं करेगी, सारा कंट्रोल क्या होगा, सेंटर के पास हो जाएगा, ठीक है। सेंटर के पास होगा, और जो जम्मू कश्मीर है दैट वाज अंडर कंट्रोल ऑफ आर्म्ड फोर्सेस। मिलिट्री को तैनात कर दिया गया जम्मू एंड कश्मीर के अंदर, क्योंकि सिचुएशन जो है वो मिलिटेंट सिचुएशन बन चुकी थी। अब हम देखेंगे कि कैसे 1990 से वायलेंस ज्यादा होने लग गई, क्योंकि प्रेसिडेंट रूल के अंडर ही जो है आर्म्ड फोर्सेस आ गई हैं और इंसर्जेंट्स है। इंसर्जेंसी मतलब अ सिचुएशन ऑफ रिवोल्ट, इंसर्जेंट्स मतलब जो इंसर्जेंसी कर रहे हैं, जो लोग मिलिटेंट्स जो हैं जो ऐसा कर रहे हैं। तो
जम्मू एंड कश्मीर में क्या हो गया, दो फ्रंट बन गए। आर्मी, इंडियन आर्मी जो है वो इंसर्जेंट को रोकने की कोशिश कर रही है, और इंसर्जेंट्स जो है वो अपनी मिलिटेंसी फैला रहे हैं, राइट। सो यू कुड सी कि 1990 से सिचुएशन जो है वो बुरी होती गई, क्योंकि काफी ज्यादा वायलेंस जो है वो नॉर्मल लोग जो हैं, जो कि पॉलिटिक्स में इतना ज्यादा वो नहीं है, इन्वॉल्व नहीं है, उनकी लाइफ में इतना रिस्ट्रिक्शंस आ चुके थे कि हर जगह आर्मी, आपके घर के आसपास आर्मी, इस तरीके की सिचुएशन जो है वो क्रिएट हो गई। अब होता क्या है कि 96 के अंदर इलेक्शंस होते हैं, और नेशनल कॉन्फ्रेंस के फारूक अब्दुल्ला जो है वो बन जाते हैं सीएम। वो थोड़ा रीजनल ऑटोनॉमी के लिए डिमांड करते हैं। पर देखा जाए कि इलेक्शन प्रोसेस और इलेक्टोरल प्रोसेस इतना ज्यादा हैम्पर हो चुका था ऑल थ्रू 1990s की, सिर्फ 2002 के अंदर जो इलेक्शन हुए उसी के अंडर हम कह सकते हैं कि जो पॉपुलर विल है, जो लोगों की चाहत है कि हाँ ये वाली पार्टी बने, वो जाके सही रिजल्ट आए अकॉर्डिंग टू पीपल ऑफ कश्मीर एंड जम्मू, राइट। तो अभी आप देखोगे कि 2002 के अंदर क्या हुआ, फेयर इलेक्शंस हुए, जिसके अंदर नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है वो हार जाती है, और जो पीडीपी है यानी कि पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी है, और कांग्रेस है, उसकी अलायंस जो है वो जम्मू एंड कश्मीर के अंदर अपनी सरकार बनाती है। तो आप कैसे याद रखोगे, नेशनल कॉन्फ्रेंस आपने देखा बार बार कांग्रेस के साथ अलायंस कर रही थी, तो लोगों ने क्या किया, क्योंकि उन्हें डेमोक्रेसी चाहिए थी, तो आप ऐसे याद रख सकते हो पीडीपी को, कि लोग डेमोक्रेसी चाहते थे तो उस पार्टी को सिलेक्ट किया, और क्योंकि इसके पास इतनी ज्यादा मेजोरिटी नहीं थी, तो थोड़ी कुछ सपोर्ट जो है कांग्रेस पार्टी का भी इन्हें चाहिए था टू मेक देयर गवर्नमेंट। तो पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी 2002 के अंदर कांग्रेस के साथ मिलकर सरकार बनाती है J&K के अंदर। अब आप समझोगे सेपरेटिज्म एंड बियॉन्ड के बारे में, कि हम जैसे बात कर रहे थे कि कैसे जो अपनी जम्मू एंड कश्मीर है उसके अंदर सेपरेटिज्म, मतलब कि ससेशन की जो भावना है, मतलब इंडिया से अलग हो जाने की भावना है, एक अलग कंट्री बनाने की भावना है, उसके बारे में क्या क्या, किस किस के क्या क्या व्यूज हैं, है ना। तो 1989 से आप देख सकते हो कि 1989 के अंदर मिलिटेंट मूवमेंट थी, है ना। 1989 बहुत अच्छी तरीके से याद रखेंगे। तो 3 फैक्शंस थे जो, जिनकी अलग अलग सोच थी, अलग अलग जम्मू एंड कश्मीर के फ्यूचर के बारे में डिमांड थी। जैसे सबसे पहले वाले लोग थे जो अलग से कश्मीरी नेशन चाहते थे, इंडिपेंडेंट चाहते थे, इंडिया और पाकिस्तान से अलग अलग। दूसरा फैक्शन था जो मर्ज करना चाहता था विद पाकिस्तान। तीसरा फैक्शन था जो कि इंडिया के साथ ही रहना चाहता था, पर विद द ग्रेटर ऑटोनॉमी, ठीक है, ग्रेटर ऑटोनॉमी विद इन द यूनियन ऑफ इंडिया, मतलब इंडिया के यूनियन में रहेंगे पर ज्यादा ऑटोनॉमी चाहिए, क्योंकि उन्हें लग रहा है कि, और ऐसा है भी कि बहुत सारे फैक्शंस ये मानते हैं कि जम्मू एंड कश्मीर को जो डेमोक्रेसी देनी चाहिए इंडिया को, वो नहीं मिली है। जम्मू एंड कश्मीर हैव फेस्ड द नेग्लेक्ट एंड बैकवर्डनेस एट द हैंड्स ऑफ यूनियन ऑफ इंडिया, राइट। तो ज्यादा ऑटोनॉमी चाहिए, तो 3 फैक्शन है, राइट। उसके बाद अर्ज ऑफ पीस क्या है कि क्योंकि अब इतना ज्यादा वायलेंस हो चुका है, तो लोग चाहते हैं कि हम बातचीत से मसले को सुलझा सकें, तो इसकी वजह से बहुत सारी नेगोशिएशंस हुई और चीजों को सही सही किया गया, और अब जो है 2 यूनियन टेरिटरीज में डिवाइड कर दिया गया जम्मू एंड कश्मीर की, एक स्टेट को, एक है जम्मू एंड कश्मीर यूनियन टेरिटरी और एक है लद्दाख टेरिटरी। अब भी कई फैक्शंस हैं जो कि कहते हैं कि हमें स्टेट का दर्जा मिलना चाहिए था, जिसके अंदर हमें ज्यादा ऑटोनॉमी मिलती, पर क्योंकि हमें यूनियन टेरिटरी बना दिया तो हम लोगों के ऊपर ज्यादा कंट्रोल हो गया है सेंटर का, जो कि गलत है। सो दिस इज वन ऑफ द व्यू पॉइंट्स, राइट। तो आप देख सकते हो कि जम्मू कश्मीर जो है एक प्रूलर सोसाइटी की एग्जाम्पल है, जहाँ पे अलग अलग रिलीजियस, कल्चरल, अलग अलग भाषा बोलने वाले, एथनिक, अलग अलग एथनिक एंड ट्राइबल डाइवर्सिटी वाले लोग हैं, और साथ ही साथ वहां पे पॉलिटिकल एस्पिरेशंस भी बहुत अलग अलग हैं। आप देख सकते हो कितने ज्यादा व्यू पॉइंट्स है अबाउट द फ्यूचर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। तो हमने देख लिया कि क्यों इतना बड़ा इशू है जम्मू एंड कश्मीर, एंड नाउ वी आर गोइंग टू मूव ऑन टू द इशू ऑफ पंजाब। सो दिस इज द सेकेंड टॉपिक ऑफ योर चैप्टर, जहाँ पे हम रीजनल एस्पिरेशंस इन पंजाब के बारे में बात करेंगे। तो पंजाब जो स्टेट है, आपको पता है कि वो 2 बार उसकी कॉम्पोजिशन, सोशल कॉम्पोजिशन चेंज हुई। सबसे पहले आपको पता है कि जब पार्टीशन हुआ था
तो द लार्जर पार्ट ऑफ द ब्रिटिश पंजाब, जो ब्रिटिश इंडिया के अंडर जो पंजाब हुआ करता था, उसका बहुत बड़ा पार्ट जो है वो पाकिस्तान के पास चला गया। एक छोटा पार्ट, रिलेटिवली छोटा पार्ट हमारे पास आया, इंडिया के पास। तो तभी पंजाब के अंदर चेंजेस आए, सोशल सोसाइटी के अंदर चेंजेस आए कि कौन सी पॉपुलेशन किधर है। फिर 47 के अंदर ऐसा हुआ था। फिर उसके बाद क्या हुआ, 66 के अंदर मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में भी बताया था कि पंजाब जो है वो डिवाइड किया जाता है। ठीक है, पंजाब एक बड़ा पंजाब है, आपको याद रख रहे हैं कि पंजाब बहुत बड़ा था, ठीक है, जिसके अंदर हरियाणा और हिमाचल प्रदेश दोनों शामिल थे। पर 66 के अंदर क्या है कि पंजाबी सूबा की डिमांड जो है वो की जा रही थी। इससे पहले 66 से पहले पाए अकाली दल, जो कि 1920 के अंदर जिसकी स्थापना हुई थी, एक ऑर्गेनाइजेशन है, एक पॉलिटिकल पार्टी है अकाली दल। अकाली दल चाहती थी कि जो पंजाब है वो पंजाब की फॉर्मेशन कुछ ऐसी हो कि ज्यादातर जो पंजाबी स्पीकिंग लोग हैं वो पंजाब उसका बनाया जाए, और जो हरियाणा और हिमाचल प्रदेश वाला रीजन है उसे अलग कर दिया जाए। राइट, तो 66 के अंदर ऐसा होता था। वो 1920 से जो है वो बन गए थे, और उनकी डिमांड थी एक पंजाबी सूबा यानी कि एक स्टेट बनाने की, जो कि जिसके अंदर सिर्फ पंजाबी स्पीकिंग पीपल हो। ठीक है, एक स्टेट, एक नेशन बनाने की नहीं, सूबा मीन्स अ स्टेट, राइट, प्रोविंस जिसे बोलते हैं। तो एक प्रोविंस बनाने की डिमांड थी। तो 66 के अंदर जाकर जो है वो इनकी डिमांड पूरी होती है कि पंजाब की फॉर्मेशन होती है, हरियाणा अलग से बना दिया जाता है और हिमाचल प्रदेश अलग से। पर 1950s के अंदर बहुत सारी लिंग्विस्टिक स्टेट्स जो है वो बनाई जाती है। हमने चैप्टर नंबर 1 के अंदर पढ़ा था कि कैसे कैसे भाषा के आधार पर हमने बहुत सारी स्टेट्स की फॉर्मेशन की थी, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन द्वारा, है ना। पर पंजाब हैज टू वेट टिल 1966 ताकि उसकी जो डिमांड है वो हो सके। अब हम बात करेंगे कि 1980s के अंदर क्या होगा और क्यों होगा। तो डिकेड ऑफ 1980s वाज वेरी टर्बुलेंट फॉर पंजाब, राइट। और हम पहले पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट पढ़ेंगे कि क्या क्या है, और फिर उसके बाद आगे वाली चीजों को पढ़ेंगे, राइट। तो पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट के बारे में बात करते हैं। तो फर्स्टली टॉकिंग अबाउट अकाली दल, जिसके बारे में मैंने आपको अभी बताया कि 1920 के अंदर बना था। तो अकाली दल जो है वो एक प्रोमिनेंट पार्टी थी पंजाब की, और अभी भी है अकाली दल। तो ये 67 के अंदर राज में आती है, ठीक है, क्योंकि 66 में अभी पंजाब बनता है, तो 67 में जब इलेक्शन होते हैं, और फिर 77 में, राइट। और ये कोलिजन गवर्नमेंट बनाती है। और अकाली दल के बीच में ऐसा था कि यार ये खुश नहीं थे, कि इनका कहना था कि हमने पंजाबी स्पीकिंग लोगों का भी स्टेट बन चुका है, तब भी हमें इतनी मेजोरिटी नहीं मिल रही है। डिस्पाइट द बाउंड्रीज आर रीड्रॉन, स्टिल दे आर नॉट गेटिंग द मेजोरिटी। तो उन्हें कोलिजन गवर्नमेंट बनाने पड़ रही है, राइट। तो ऐसा क्यों था कि अकाली दल नहीं जीत पा रहा था पॉलिटिक्स के अंदर 67 और 77 के अंदर। तो जो गवर्नमेंट है उसने पहली बात तो अकाली दल को डिसमिस कर दिया था बीच में ही, ठीक है। अकाली दल जीता इलेक्शंस में, और बीच में ही सेंट्रल गवर्नमेंट ने अकाली दल को डिसमिस कर दिया। फिर उसके बाद इनका सपोर्ट जो है वो हिंदूज, पंजाबी स्पीकिंग हिंदूज के अंदर ज्यादा नहीं था, जो कि पंजाब का पार्ट बन चुके थे, ठीक है। तीसरा था कि सिख जो हैं वो खुद जो पंजाबी बोलते हैं और वो सिख हैं, उनके अंदर भी बहुत सारी डिफरेंशिएशंस है, क्लास के बेसिस पे और कास्ट के बेसिस पे। तो जरूरी नहीं है कि जो सारे सिख हैं वो अकाली दल को ही सपोर्ट करेंगे, राइट। अब होता क्या है कि इन्होंने देखा कि हमारी इतनी ज्यादा वो नहीं है ना, इतना ज्यादा लोग हमें सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, तो इन्होंने अलग अलग अपनी 73 के अंदर आनंदपुर साहिब रेजोल्यूशन के अंडर बहुत सारी डिमांड्स रखी कि कैसे स्टेट के अंदर जो सेंटर है वो ज्यादा इंटरफेयर ना करे, और उसके अंडर जो है एक रेजोल्यूशन जो है वो पास किया गया। कहां पर किया था? आनंदपुर साहिब में। तो इसलिए आनंदपुर साहिब रेजोल्यूशन, उस रेजोल्यूशन का नाम रख दिया गया, जो कि पास किया गया था इन 1973, राइट। सो 1970s के अंदर क्या होता है कि एक सेक्शन जो है अकालीस का वो पॉलिटिकल ऑटोनॉमी की डिमांड करने लगता है, क्योंकि उन्हें लगता है कि जो सेंटर है वो हमारी गवर्नमेंट को डिसमिस कर रही है, तो वो जो कि गलत है। तो इसकी वजह से बहुत सारी जो है डिमांड्स रखी गई अंडर दिस रेजोल्यूशन, जैसे कि रीजनल ऑटोनॉमी, हमारे रीजन को ऑटोनॉमी दी जाए, सेंटर स्टेट रिलेशंस को अलग अलग, मतलब ऐसे जो
डेफिनेशन है सेंटर स्टेट रिलेशन, यानी कि सेंटर और स्टेट की क्या पावर्स हैं, वो कैसे रहेंगी साथ में, है ना। उन सारी चीजों के बारे में हमने दोबारा से डिफाइन किया, ठीक है। सो जो कि था कि फेडरलिज्म को स्ट्रेंथन करने के लिए, तो ये जो रेजोल्यूशन था इसमें कहा गया कि फेडरलिज्म का क्या मतलब है कि हमारी जो सरकार होती है वो सिर्फ सेंटर पे सारी पावर्स नहीं है, हमारी सरकार 3 लेवल्स में जो है वो डिवाइडेड है। फेडरलिज्म का मतलब सेंटर, फिर स्टेट लेवल की गवर्नमेंट, फिर लोकल लेवल की गवर्नमेंट। तो स्ट्रेंथन करना चाहिए कि स्टेट लेवल की गवर्नमेंट और लोकल लेवल की गवर्नमेंट को ज्यादा पावर्स दी जाएं, इनका कहना ये था आनंदपुर साहिब रेजोल्यूशन के अंदर 1973 के अंदर पास किया गया था। और इसके अंदर एस्पिरेशंस ऑफ अ सिख कॉम, ठीक है, प्रस्तुत की गई। मतलब कि कॉम का मतलब देखो दो हो सकते हैं, दो इंटरप्रिटेशन है, या तो नेशन मतलब कंट्री, या फिर एक कम्युनिटी, ठीक है, कि डिमांड क्या क्या है एक सिख कौम की। कि मतलब जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो इसको ऐसे इंटरप्रेट करेगी कि दे आर डिमांडिंग फॉर अ सेपरेट नेशन, ठीक है। और जो दूसरी डेफिनेशन है दैट इज कि सिख कम्युनिटी की कौन कौन सी डिमांड्स हैं, ठीक है। तो थर्ड पॉइंट ये था। उसके बाद दे डिक्लेयर्ड इट्स गोल टू अटेन बोलबाला। बोलबाला का क्या मतलब होता है? डोमिनेंस और हेजेमनी, मतलब सिखों की डोमिनेंस को डिक्लेयर करने के लिए कि हमारा ये गोल है कि सिख डोमिनेंस हो, ठीक है। उस चीज के बारे में बात की गई इस रेजोल्यूशन में, सिख बोलबाला, ठीक है। तो सेंटर टुक इट एज कि दिस इज अ डेक्लेरेशन ऑफ द असर्शन दैट दे वांट अ सेपरेट सिख नेशन इन आनंदपुर साहिब रेजोल्यूशन। बट क्या होता है कि इस रेजोल्यूशन की इतनी ज्यादा सपोर्ट नहीं था, देयर वाज लिमिटेड अपील अमंग द सिख मासेस, ठीक है, काफी कम इसका प्रभाव था और सपोर्ट कम था। तो अब होता क्या है कि 1980 के अंदर अकाली दल को डिसमिस कर दिया जाता है, ठीक है। तो अब अकाली दल को डिसमिस कर दिया गया बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। अब होगा क्या कि अलग अलग तरीके की डिमांड्स जो हैं वो उठाई जाएंगी। जैसे अकाली दल जो है एक ऐसी डिमांड उठाएगा जिसका मतलब बेसिक थीम था कि जो वाटर है वो डिस्ट्रीब्यूट कैसे होना चाहिए पंजाब के अंदर और दूसरी नेबरिंग स्टेट्स के अंदर, ठीक है। कई और ग्रुप्स ने ऑटोनोमस सिख आइडेंटिटी के लिए डिमांड उठाई। कहीं एक्सट्रीमिस्ट एलिमेंट्स आए, यानी कि काफी कट्टर और एक्सट्रीम लेवल पे बात करने वाले एलिमेंट्स आए जिन्होंने सेपरेट नेशन की डिमांड की, ठीक है। सेसेशन की बात की, जब भी सेपरेट नेशन का नाम आएगा तो आप सेसेशन वर्ड को याद रखोगे। सेसेशन मीन्स अलग हो जाना, यूनियन से अलग हो जाना। तो खालिस्तान जो है एक अलग सिख नेशन की डिमांड जो है वो शुरू हो गई उठनी, ठीक है। तो आपने देखा कि 1980 के अंदर जब ये डिसमिस हो जाती तो अलग अलग फैक्शंस ने अलग अलग अपनी डिमांड्स जो है वो रखी। अब ये जो एक्सट्रीमिस्ट एलिमेंट्स हैं इनमें से एक जो इनके लीडर है अकाली दल के, उनके बारे में हम पढ़ेंगे। आप देखो कि इनका नाम है मास्टर तारा सिंह, ठीक है। जो इनके आपको 2 बॉक्सेस दे रखे हैं तो उनके बारे में ये। तो मास्टर तारा सिंह जो हैं वो एक प्रोमिनेंट सिख पॉलिटिकल एंड रिलीजियस लीडर थे। आप हरचंद सिंह लोंगोवाल के बारे में भी पढ़ेंगे, जो कि सिख पॉलिटिक्स में भी ये लीडर थे और रिलीजन में भी। तो पॉलिटिकल एंड रिलीजियस लीडर मास्टर तारा सिंह, ठीक है। ही वॉज द अर्ली लीडर ऑफ SGPC, जिसकी फुल फॉर्म है शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी, ठीक है। तो ये शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी जो है SGPC के बहुत शुरुआती टाइम के लीडर थे। ये अकाली मूवमेंट के भी लीडर थे, ठीक है। ये फ्रीडम मूवमेंट को इन्होंने सपोर्ट किया था, पर ये कांग्रेस के खिलाफ थे तारा सिंह, जो कि इनका व्यू था कि कांग्रेस ने सिर्फ मुस्लिम्स के साथ बात की है, सिख के साथ नहीं बात की कि सिखों की क्या डिमांड है ना। सो ही वॉज द सीनियर मोस्ट एडवोकेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सेपरेट पंजाब स्टेट। तो ये एक एक्सट्रीमिस्ट इंसान थे मास्टर तारा सिंह, जिनका ये कहना था कि पंजाब की एक अलग स्टेट होनी चाहिए, ठीक है। ही वॉज द एडवोकेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अ सेपरेट पंजाबी स्टेट, राइट। तो ये हो गया मास्टर तारा सिंह। अब हम पढ़ेंगे संत हरचंद सिंह लोंगोवाल के बारे में, इन्हें हम आगे भी पढ़ने वाले हैं। तो
ये एक सिख पॉलिटिकल एंड रिलीजियस लीडर है। 60s के अंदर क्या है, ये एक अकाली लीडर बन जाते हैं। और 80 के अंदर क्या होता है, ही वॉज द प्रेसिडेंट ऑफ अकाली दल। तो आपने 80 में देखा कि डिसमिस कर दिया गया था, तो तब कौन लीडर थे, प्रेसिडेंट कौन थे, संत हरचंद सिंह लोंगोवाल। 2 बार नाम बोल लेंगे आप अपने आप से तो आपको लर्न हो जाएगा। अब जो लोंगोवाल अकॉर्ड अब आप पढ़ोगे अभी आगे आएगा, तो उसके अंदर ये राजीव गांधी के साथ एक अग्रीमेंट करते हैं, जहाँ पे जो नेगोशिएशन होती है आफ्टर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ वायलेंस और डिस्टर्बेंस इन पंजाब, ये एक अग्रीमेंट को साइन करते हैं। तो जिसमें थोड़ी बहुत जो अकालीस की डिमांड है वो मान ली जाती है कांग्रेस द्वारा। पर उसके बाद जो है इन्हें असैसिनेट कर दिया जाता है बाय अ यंग मैन, जो कि अनआइडेंटिफाइड है कि किसने की थी। तो आपने पढ़ लिया मास्टर तारा सिंह के बारे में, राइट, जो कि एक्सट्रीमिस्ट थे, और लोंगोवाल जिन्होंने एक अग्रीमेंट साइन किया था विद राजीव गांधी, और वो 1980 के अंदर अकाली दल के प्रेसिडेंट भी रहे थे। आपने अभी तक पढ़ लिया 1980 का जो टाइम पीरियड था जहां पर अकाली दल को डिसमिस किया गया है और जहां पर एक्सट्रीमिस्ट एलिमेंट्स जो हैं वो आने शुरू हो गए हैं, राइट। अब आप पढ़ोगे नेक्स्ट टॉपिक के बारे में जिसका नाम है साइकिल ऑफ वायलेंस, जिसके अंदर मैंने कुछ पॉइंट्स डिवाइड कर दिए एंड यू विल ट्राई टू अंडरस्टैंड कि कैसे कैसी चीजें चल रही हैं। अब होता क्या है कि जो एक्सट्रीमिस्ट एलिमेंट्स हैं वो आर्म्ड इंसर्जेंसी करेंगे पंजाब के अंदर, ठीक है। अब जो ये मूवमेंट है अकाली मूवमेंट फॉर द ऑटोनॉमी ऑफ पंजाबी स्टेट, है ना, कि पंजाब को ज्यादा फेडरलिज्म के थ्रू ज्यादा पावर्स दी जाएं, सेंट्रल गवर्नमेंट ज्यादा इंटरफेयर ना करे, तो ये वाली जो मूवमेंट है वो पहले मॉडरेट अकालीस के हाथ में थी, जो कि एक्सट्रीम लेवल पे नहीं, नेगोशिएशन में मानते थे कि बातचीत से चीजों को सुलझाया जा सकता है। पर अब जो है लीडरशिप जो है इसमें एक शिफ्ट आता है और एक्सट्रीमिस्ट्स के हाथ में जो है वो अकाली मूवमेंट का कंट्रोल आ जाता है। तो ये एक्सट्रीमिस्ट जो है वो मिलिटेंट्स होते हैं, मतलब ये इनके पास हथियार होते हैं और ये वायलेंस में बिलीव करते हैं बेसिकली। तो होगा क्या कि देयर विल बी आर्म्ड इंसर्जेंसी, मतलब कि हथियारों द्वारा जो है रिवोल्ट होना शुरू हो जाएगा। तो इन मिलिटेंट्स का, इन एक्सट्रीमिस्ट्स का हेडक्वार्टर जो है इन्होंने बनाया गोल्डन टेम्पल को इन अमृतसर, ठीक है। आपने देखा होगा हरमंदिर साहिब जी को, तो वहां पर जो है मिलिटेंट्स का एक हेडक्वार्टर क्रिएट हो जाता है। तो बेसिकली वहां पे ज्यादातर जैसे जो वेपन्स हो गई चीजें, मतलब जो मिलिटेंट्स यूज करते हैं वो सारी चीजें रखनी शुरू कर दी, ठीक है। तो ये सब आपकी बुक में दे रखा है, देयर विल बी नो इंटरप्रिटेशन फ्रॉम माय साइड, ठीक है, क्योंकि हम लोग अभी एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं। ऑल ऑफ द थिंग्स विच आई एम गिविंग इन द नोट्स एंड आई एम सेइंग वो सब एनसीईआरटी में होगा। तो गोल्डन टेम्पल वॉज कन्वर्टेड इनटू अ आर्म्ड फोर्ट्रेस, ठीक है, किला जिसके अंदर बहुत सारी वेपन्स जो है वो रख दिए गए हैं बाय द इंसर्जेंट्स, ठीक है। अब होगा क्या कि जो कांग्रेस सरकार है वो एक ऑपरेशन स्टार्ट करती है, ऑपरेशन ब्लू स्टार, ठीक है, इन जून 1984। तो 1984 तो आप बिल्कुल याद रखेंगे, ये वाला ईयर इज वेरी इंपॉर्टेंट। 84 के अंदर क्या होता है, एक ऑपरेशन ब्लू स्टार नामक एक ऑपरेशन शुरू करा जाता है और दिस वाज अ कोड नेम ऑफ आर्मी एक्शन इन गोल्डन टेम्पल। गोल्डन टेम्पल के अंदर आर्मी का जो भी गतिविधि होगी उसे जो है एक नाम दे दिया ऑपरेशन ब्लू स्टार। इस ऑपरेशन ब्लू स्टार का मेन एम था टू फ्लश आउट द मिलिटेंट्स फ्रॉम गोल्डन टेम्पल। गोल्डन टेम्पल से जो मिलिटेंट्स हैं उन्हें बाहर निकालना, ठीक है, मिलिटेंसी की जो फोर्ट्रेस बन चुका है, बना दिया गया है गोल्डन टेम्पल को, उस चीज को खत्म करना, ठीक है। तो अब होता क्या है कि ऑपरेशन ब्लू स्टार के अंदर मिलिटेंट्स के ऊपर अटैक करते हुए आर्मी द्वारा क्या होगा कि मिलिटेंट्स मारे जाएंगे, ठीक है, और आर्मी के ऊपर भी काफी ऐसे लॉस होगा, जो आर्मी मैन हैं उनकी लाइफ को लॉस होगा। पर इन दी प्रोसेस होगा क्या कि जो इतनी मिलिटेंसी द्वारा ये सब कुछ हो रहा था कि जो मिलिटेंट्स है उन्हें मारा गया, तो इसके दौरान गोल्डन टेम्पल को हावी क्षति पहुंची, क्योंकि जो बिल्डिंग है गोल्डन टेम्पल की उससे बहुत ज्यादा डैमेज हुआ, ठीक है। तो अभी क्या होगा कि
इसकी वजह से जो सिख लोग हैं उनकी धार्मिक जो सेंटिमेंट है उनके ऊपर हावी बहुत ज़्यादा चोट पहुंची। और इसकी वजह से क्या हुआ कि क्योंकि सिख लोगों को ऑफ कोर्स किसी का भी रिलीजियस प्लेस को जब हानि पहुंचती है तो उस कम्युनिटी की क्या होती है कि सेंटिमेंट्स को ठेस पहुंचती है। तो अब जो मिलिटेंट्स जो बचे हुए मिलिटेंट्स हैं और एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप्स हैं उन्होंने और भी ज़्यादा मतलब उन्हें एक एम्पेटस मिला, एक रीज़न मिला कि हमें और मिलिटेंसी करनी चाहिए। तो अब होगा क्या कि क्योंकि ये जो ऑपरेशन ब्लू स्टार था इसके अंडर जो भी चीज़ें हुई वो कांग्रेस सरकार के ऑर्डर्स के अंडर होती हैं। तो उस समय पर 84 में इंदिरा गांधी जो है वो प्राइम मिनिस्टर होती हैं। तो होगा क्या, देर विल बी असैसिनेशन ऑफ प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी जो कि है ऑन 31 अक्टूबर 1984। तो 1984 के अंदर उन्हें उनके जो बॉडीगार्ड्स हैं, ठीक है, उनके आउट रेजिडेंस के बाहर ही उन्हें शूट कर दिया जाता है, ठीक है, बाय हर बॉडीगार्ड्स। और बॉडीगार्ड्स जो हैं वो सिख होते हैं, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू देम इट वॉज अ रिवेंज फॉर द ऑपरेशन ब्लू स्टार, ठीक है, जो हरमंदिर साहिब जी को और गुरु ग्रंथ साहिब जहाँ पे स्थापित है ना वहाँ पर, और एक अकाल तख्त नाम की बिल्डिंग है, तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा ऐसे शूटिंग की वजह से और चीज़ों की वजह से काफ़ी ऐसे बिल्डिंग खराब हो जाती है। तो उसकी वजह से जो है वो इंदिरा गांधी का असैसिनेशन हो जाता है। तो अब होगा क्या, क्योंकि कांग्रेस जो है इंदिरा गांधी की जो डेथ है वो हो जाती है। तो अभी क्या होगा, क्योंकि वो सिखों ने की है बॉडीगार्ड्स ने, तो अब होगा क्या कि देर विल बी वायलेंस अगेंस्ट सिख, ठीक है। सो देर विल बी वायलेंस ज़्यादातर दिल्ली के अंदर होगा, जिसके अंदर जो कि बहुत ज़्यादा वर्स्ट अफेक्टेड सिटी थी, बहुत वीक्स के लिए चलेगा। और दिस वाज एंटी सिख वायलेंस, सिखों के खिलाफ वायलेंस होता है। दिल्ली के अंदर जो है वो 2000 से ज़्यादा सिखों को मार दिया जाता है। इसके ऊपर एक मूवी भी बनी है, दलजीत सिंह द्वारा बनाई गई है, ठीक है। तो अब आप देखोगे कि और जगहों पर जैसे कानपुर, बोकारो, चास, इसके अंदर अब हंड्रेड्स ऑफ पीपल वर किल्ड। तो इसकी वजह से क्या हुआ कि पंजाब के अंदर बहुत ज़्यादा रिजेंटमेंट क्रिएट हुई, क्योंकि गवर्नमेंट टुक अ लॉन्ग टाइम इन रिस्टोरिंग द नॉर्मलेसी, मतलब नॉर्मल कंडीशन दोबारा से स्थापित करने के लिए इतना टाइम लगाया गया। और जो वायलेंस को परपिट्रेट कर रहे थे जो लोग, ना तो उन्हें करते हुए रोका गया और ना ही उसके बाद इफेक्टिवली पनिश किया गया, ठीक है। आप जस्टिस नानावती की एक स्टेटमेंट दे रखी है आपकी बुक में, यू शुड रीड दैट, कि उसके अंदर लिखा है कि कैसे जो लोग कर रहे थे ऐसे लग रहा था कि उन्हें अश्योरेंस दे रखी है कि आपको कुछ भी नहीं कहा जाएगा, ठीक है। तो आप एक डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का वो दे रखा है एक स्टेटमेंट, ठीक है, ऑन द राइट साइड ऑफ ए बुक, और लेफ्ट साइड पे जस्टिस नानावती का स्टेटमेंट दे रखा है, सो यू शुड रीड दैट। और 2005 के अंदर डॉक्टर मनमोहन सिंह ही सेड इन द पार्लियामेंट कि हम आपसे माफी मांगते हैं पंजाब से, पूरे देश से, कि ऐसा हुआ। तो वो स्टेटमेंट आप पढ़ सकते हो। अब हम पढ़ेंगे रोड टू पीस, मतलब शांति कैसे आएगी। तो सबसे फर्स्ट पॉइंट है इसमें राजीव गांधी लोंगोवाल अकॉर्ड। तो लोंगोवाल अकॉर्ड अभी मैंने आपको बताया था संत हरचंद सिंह लोंगोवाल के बारे में। तो लोंगोवाल संत जो हैं वो राजीव गांधी, जो कि नए प्राइम मिनिस्टर बनेंगे, 84 में इंदिरा गांधी का असैसिनेशन हो जाती है तो राजीव गांधी नए पीएम बनते हैं। और लोंगोवाल जो हैं वो उनके साथ एक डायलॉग होता है, ठीक है। इस अकॉर्ड को, इस अग्रीमेंट को पंजाब अकॉर्ड भी बोला जाता है, ठीक है। तो आपने ये पढ़ा कि देयर वाज अ डायलॉग बिटवीन मॉडरेट अकाली लीडर्स, मतलब एक्सट्रीमिस्ट तो ऑफ कोर्स उनका तो अलग तरीका है, जरिया है कुछ करने का। मॉडरेट्स का क्या है कि दे अंडरस्टैंड कि बातचीत से चीज़ों को सुलझाया जा सकता है। तो मॉडरेट्स के अंडर हरचंद सिंह लोंगोवाल थे। तो उन्होंने एक डायलॉग किया टू ब्रिंग नॉर्मलेसी टू पंजाब, पंजाब में फिर से शांति को स्थापित करने के लिए। तो इस पंजाब अकॉर्ड के अंदर या राजीव गांधी लोंगोवाल अकॉर्ड के अंदर क्या क्या था कि चंडीगढ़ जो है वो ट्रांसफर कर दिया जाएगा पंजाब को, एक सेपरेट कमीशन बिठाई जाएगी कि पंजाब और हरियाणा के बीच में जो बॉर्डर के डिस्प्यूट हैं उसको सुलझाया जा सके, ठीक है।
फिर एक ट्राइब्यूनल को सेटअप किया जाएगा ताकि रावी और ब्यास का जो पानी है, रिवर वाटर है, वो कैसे शेयर किया जाएगा बिटवीन पंजाब, हरियाणा एंड राजस्थान। तो आपको पता है कि एक तो टेरिटरी के बीच में झगड़ा हो जाता है, फिर कोई रिवर क्रॉस कर रही है तो उसके बीच में कि किसको कितना पानी मिलेगा। तो रावी ब्यास का जो डिस्प्यूट था किसके बीच में था, 3 स्टेट्स के बीच में, पंजाब, हरियाणा एंड राजस्थान। इसके लिए एक ट्राइब्यूनल को सेटअप किया जाएगा। फिर देर विल बी कंपनसेशन एंड बेटर ट्रीटमेंट फॉर द फैमिलीज अफेक्टेड बाय द मिलिटेंसी इन पंजाब। ठीक है, तो जहां जहां पर मिलिटेंसी की वजह से बहुत ज़्यादा लोगों को क्षति पहुंची है, उनकी लाइफ को, उनकी फैमिली को, वहां पे कॉम्पनसेशन दिया जाएगा। एंड देर विल बी विड्रॉल ऑफ द एप्लीकेशन ऑफ आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट इन पंजाब। तो ये जो एक्ट है, आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट, इसके अंडर क्या होता है कि आर्मी को पावर्स दी जाती हैं कि डिस्टर्ब्ड एरियाज जो हैं, जहां पर पीस एंड स्टेबिलिटी नहीं है, वहां पर आर्मी को तैनात किया जाता है और पब्लिक ऑर्डर आर्मी ही मेंटेन करती है। तो इस चीज को हटाया जाएगा, ये एक्ट को अब पंजाब में नहीं लगाया जाएगा। सो अभी भी सिचुएशन इतनी ज्यादा अनस्टेबल ही रहेगी, एकदम से ऐसे नहीं होता कि सब कुछ सही हो गया। तो अनस्टेबल सिचुएशन रहेगी पंजाब के अंदर। ठीक है, और कैसे मिलिटेंसी और काउंटर इंसर्जेंसी जो है वो चीज़ों को चलती रहेंगी, मतलब एक्सट्रीमिस्ट एलिमेंट्स। और काउंटर इंसर्जेंसी का मतलब क्या होता है, देखो, इंसर्जेंसी मीन्स रिवोल्ट, काउंटर मीन्स गवर्नमेंट कैसे उसे कंट्रोल कर रही है। तो वो वाली वायलेंस और ये वाली वायलेंस दोनों चल रही थी। ठीक है, और एक्सेसेस बाय द पुलिस। ठीक है, पुलिस द्वारा उन जितने वो, मतलब उनकी लॉ के अकॉर्डिंगली जितना वो कर सकते हैं उससे ज़्यादा अगर रिप्रेशन करेंगे या ज़्यादा अपनी पावर्स को सही तरीके से यूज नहीं करेंगे, उसे बोलते हैं एक्सेस बाय पुलिस। फिर क्या होगा, वायलेशन ऑफ द ह्यूमन राइट्स। ठीक है, तो बहुत सारी बुरी कंडीशन पंजाब में क्रिएट हो जाती है। अकाली दल के अंदर फ्रैगमेंटेशन आ जाती है क्योंकि मॉडरेट अलग सोच के हैं, एक्सट्रीमिस्ट अलग सोच के हैं। प्रेसिडेंट रूल जो है वो पंजाब के अंदर होता है, जैसे जम्मू एंड कश्मीर के अंदर भी था। ठीक है, नॉर्मल इलेक्टोरल प्रोसेसेस एंड पॉलिटिकल प्रोसेस सस्पेंड कर दिए गए थे। ठीक है, तो प्रेसिडेंट रूल मतलब सेंटर का कंट्रोल था। सस्पिशन और वायलेंस से भरा माहौल था यहाँ पर, क्योंकि लोगों को विश्वास नहीं रहा, बहुत डर का माहौल, वायलेंस वाला माहौल ऐसा हो गया था। और जो 92 के अंदर इलेक्शन होते हैं उसके अंदर सिर्फ 24% जो लोग हैं वो वोट करने आते हैं। तो आप देख सकते हो कि कैसे पॉलिटिकल प्रोसेस जो है वो रुक गया है, क्योंकि सिचुएशन जो है वो बहुत बुरी हो चुकी है। उसके बाद मिड 90s के अंदर यानी कि 1995 से कुछ ठीक होने लगती है सिचुएशन। 84 के अंदर देखो इंदिरा गांधी का असैसिनेशन होता है बिकॉज ऑफ ब्लू स्टार, ऑपरेशन ब्लू स्टार। ठीक है, 84 से लेके 95 तक जो है चीजें ठीक नहीं हुई हैं, अब जाके ठीक होती हैं। जब 97 के अंदर इलेक्शन होता है तो कहा जाता है कि हाँ, अब लोग जो है नॉर्मली इलेक्शंस में उन्होंने पार्टिसिपेट किया। अकाली दल, बादल वाला अकाली दल, क्योंकि मैंने आपको बताया ना फ्रैगमेंटेशन होगी, और बीजेपी की कोलिजन जो है वो 97 के अंदर जीतती है। और दिस वाज कॉल्ड, 97 का इलेक्शन वाज कॉल्ड द फर्स्ट नॉर्मल इलेक्शन ऑफ पोस्ट मिलिटेंसी एरा। तो आप पोस्ट मिलिटेंसी एरा क्या कहोगे कि मिड 90s के बाद का एरा जो है वो मिलिटेंसी के बाद वाला एरा है। तो पोस्ट मतलब बाद में, पोस्ट मिलिटेंसी एरा। इकोनॉमिक डेवलपमेंट और सोशल चेंज की बात होने लगी पंजाब के अंदर फिर से, क्योंकि पहले तो रिलीजियस मैटर और वायलेंस और मतलब इनजस्टिस, कैसे वायलेंस हो रहा है, ठीक है, ये सारी बात ही हो रही थी। अब फिर से थोड़ा नॉर्मल ट्रैक पे पॉलिटिकल और इलेक्टोरल प्रोसेसेस चलने लगे। पॉलिटिक्स जो है वो सेकुलर लाइंस पे आई, मतलब